वन इंटू ये 10 सेंटीमीटर के ऊपर कितना चार्ज रखा है, 1 × 10⁻8 कूलम। फिर 20 सेंटीमीटर के ऊपर कितना चार्ज रखा है, 8 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 30 सेंटीमीटर पे 27 × 10⁻⁸ ऐसा है। ठीक है, इस तरह से चलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये चार्ज कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब ये बताओ, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है F1, अगर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया F1, तो F1 को क्या लिखूंगा, के Q1 जो कि 1 कूलम है, इंटू 1 × 10⁻⁸, राइट, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, उसी तरह से F2 बताओ, F2 क्या होगा, k × 1 इंटू 8 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 20 20 × 10⁻²। अब देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, ये 10⁻⁻1 हो गया, 10⁻1 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻²। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k × 8 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 × 10⁻⁻1, यानी कि 4 × 10⁻²। लिख सकते हैं। देखो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब जो था उसी का ट्वाइस यहाँ पे मिला, सेकेंड वाला फोर्स। 2 × k × 10⁻⁸ बाई 10⁻²। हार्ड वाले फोर्स को क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह से k × 1 × 27 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 30 इंटू, तो 30 को लिख सकते हैं ना 3 × 10⁻⁻1। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा नीचे, 9 से 27 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। तो तीसरा वाला जो फोर्स आने वाला है वो 3 × k × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻²। इसी तरह से F4 निकल जाएगा, F5 निकल जाएगा। कहाँ तक, कहाँ तक जाना है ये, कहाँ तक, यानी कि 10 ऐसे चार्ज होंगे, यानी कि 100 सेंटीमीटर पे 1000 × 10⁻⁸ कूलम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिमिलरली F3, अगर मैंने इसको F1 कहा तो F4 इक्वल टू 4 ऑफ F1, ठीक है, डॉट डॉट F10 10 ऑफ F1। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो। कैसा बन रहा है ये, जीपी बन रहा है, ये एपी बन रहा है, एपी बन रहा है ना। एफ नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। अब देख लो इधर में, ये इसको पुश कर रहा था ऐसे, दूसरा वाला भी इसको पुश कर रहा है, तीसरा वाला भी इसको पुश कर रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। सिंपल, एक ही डायरेक्शन में तो सिंपल एडिशन हो जाता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट F10 तक। ठीक है, F1 कितना है, F1 को चलो F1 F लिखते हैं, दूसरे वाले को 2F लिखेंगे, तीसरे वाले को 3F लिखेंगे, इस तरह से 10F तक। ठीक है, F को हमने कॉमन निकाल लिया, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10। क्या होगा ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2। तो F का वैल्यू कितना है, पुट करो, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8 बाई 10⁻⁻2, ये F की वैल्यू, इंटू n × n + 1, यानी कि 10 इंटू 10 + 1 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा। हाँ, सब 1 कूलम के ऊपर निकालना है, सभी 1 कूलम के ऊपर ही निकालना है। हाँ, ऑरिजिन के ऊपर तो 1 कूलम का चार्ज। हम्म
और कौन सा? ठीक है, हो गया, नोट कर लो एक बार। क्या? हाँ, ये था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई। क्या हो रहा है, ये निकल जा रही है बार बार। ठीक है, लगता है ज्वाइन नहीं करने आ रहा है। एक मिनट रुक जाए, इसको थोड़ा बताना पड़ेगा। नहीं दे रहा है? हेलो, अलग से पूछना, नहीं दे रहा है? हेलो, माइक अनम्यूट करके हेलो बताओ। सर। नहीं दे रहा है? हेलो, हेलो हाँ सर। हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, अब दे रहा था। चलो ठीक। बताओ। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एससीबी का क्वेश्चन नंबर 20 था ये मैंने कहा था कि दो तीन फोर्स कैलकुलेट करो तो आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, और कोई डाउट? वो मैं बताऊंगा उसके ऊपर, एक बार लोग साथ डिस्कस कर दो। बताओ यहाँ एससीबी से किया है या नहीं किया है? अभी कुछ क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, मैं आऊंगा उसके। पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहे हो तुम? ठीक है, देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, उसके पहले वाला भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 16 17 इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, ये स्क्वायर के ऊपर। इसे ही बता दिया था कि फोर्स जो कैलकुलेट करना है सर कि मैंने कर लिया 16, 17, 18 और 19 एंड 20। कहाँ तक, कहाँ तक कर लिए? हेलो, कहाँ तक कर लिया पलक? हेलो सर। हाँ, कहाँ 20 तक कर तक। लिया? 20 तक? चलो ठीक है, 20 तक कर लिया तो बहुत अच्छा है। 16 से 20 तक किया है। 20 तक किया है, ठीक। 21 इजी है, 21 हो गया होगा आई होप। ठीक है, 21 में क्या कहा कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों इतना ही है, दोनों को अगर एक थ्रेड के थ्रू अगर ज्वाइन कर देंगे, दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और जो रिपल्सन का फोर्स है
वही टेंशन। ठीक है, समझ में आया? ऐसा है कुछ। ये दो चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल को एक थ्रेड से ऐसे कनेक्ट कर दे, दोनों सेम नेचर का है, ये इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, तो जो रिपल्सन का फोर्स है यानी कि एफ ई के गिवन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वही टेंशन टी। ठीक है, चलो 22, एक अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, देख लो, डेटा मुझे चाहिए होगा, बताना उधर में डेटा क्या क्या है। एक बार करो, रिटेंशन रेट अपना मैक्सिमम रखो, मतलब एक बार क्वेश्चन को देखा, पूछूंगा क्या क्या था डेटा, बता देना, ये नहीं कि फिर बुक झाड़ना पड़ रहा है। क्या क्या है? दो आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल बॉल। ठीक है, तो दोनों में रिपल्सन लगने वाला। उसके बाद दोनों का मास कितना है? 100 ग्राम का। दोनों को सस्पेंड किया गया कॉमन पॉइंट्स, इसके थ्रू, दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के। दोनों का लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। द बॉल आर हेल्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड। बॉल को क्या कहा कि 5 सेंटीमीटर पे रखा और उसको छोड़ दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज बॉल। एक चार्ज बॉल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो निकालना है। कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स जब पूछे तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जितना सम होता है सब इक्वल टू हम लोग करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट along and perpendicular to the string, string के along और उसके perpendicular direction। ठीक है, along and perpendicular to the string। दूसरा पूछा द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितना है, और उसके बाद पूछा एक्सीलरेशन। डेटा हो गया ध्यान में, 2 × 10⁻⁷ है, 100 ग्राम का मास है, 5 सेंटीमीटर का वो सेपरेशन है इनिशियल, और 50 सेंटीमीटर का थ्रेड का लेंथ। ऐसा कुछ। ये कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर दिया हम लोगों ने इसको। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज कितने हैं? 2 × 10⁻⁷ कूलम। यहाँ हाँ, -7, -7 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है कितना है? नहीं, 5 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा बुक है मेरे पास नहीं है, फिर भी गलत बोल रहे। 50 सेंटीमीटर का लेंथ है और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका खुद का अपना मास है 100 ग्राम का, तो 0.1 kg इंटू जी, ये फोर्स ग्रेविटी का लग रहा होगा, राइट। स्ट्रिंग है तो एक टेंशन का फोर्स भी लग रहा होगा along द स्ट्रिंग, पुल करने के डायरेक्शन में, तो पुल करने का डायरेक्शन ये है तो टेंशन के लगा। ठीक है, क्लियर? चलो मैं इसको थोड़ा चार्ज को अलग लिखूं क्योंकि इधर में मुझे ड्रॉ करना है। चार्ज है 2 × नहीं, ग्राम नहीं लिखा मैंने, फोर्स लिखा है 0.1 kg इंटू जी, m इंटू जी, मैंने mg लिखा, चलो mg लिख देते, बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, m1g इसका मास। ठीक है, या mg। उसके बाद टेंशन का फोर्स लगा दिया, इधर से इसको पुश करने वाला फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। इधर से इस साइड से इधर की तरफ Fe। चार्ज कितना था? 2 × 10⁻⁶, सॉरी -7 कूलम। ठीक है, कूलम, ये चार्ज था इसके। क्लियर? कितने फोर्स लगे? पहले हमें क्या करना है? डिसाइड द सिस्टम। पहले हमें सिस्टम को डिसाइड कर लेंगे, डिसाइड कर लिया कि ये हमने सिस्टम को चुना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रिंग कनेक्टेड है, टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स। ठीक है, इतना चीज उसके ऊपर लग रहा होगा। अब ये बताओ, फोर्सेस हम पहले हमने क्या किया? सिस्टम डिसाइड किया, उसके बाद आइडेंटिफाई द फोर्सेस, जितने फोर्सेस थे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम, तो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे एफपीटी। उसके बाद क्या करना है? चूज द एक्सिस, राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्सिस को लेता हूँ इधर से, ठीक है, अगर मैंने एक्सिस को यहाँ पे ले लिया ऐसे, एक्सिस को अगर मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरह से, ठीक है, एक्सिस को अगर मैंने ऐसे चूज कर लिया, तो देखो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फोर्स एफ जो है वो इसके एक्सिस के लॉन्ग ही लग रहा है। ये एमजी वाले फोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इसके साथ है, टेंशन के साथ। तो टेंशन यहाँ से हम लोग वर्टिकल के साथ एक एंगल लेंगे, मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है। ठीक है, जब भी सस्पेंड किया जाएगा किसी पॉइंट से तो हम वर्टिकल के साथ एंगल लेते हैं। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस, उसको ये थर्ड लाइन कट करा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे इधर में टी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन। ठीक है,
फिर ये सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है ना? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 है। अब ये बताओ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा फोर्स लग रहा है? ये एफ ई, और उसके उल्टे में टी साइन थीटा, कैसे लिखेंगे? हाँ, एफ ई या टी साइन थीटा माइनस एफ ई, टी साइन थीटा राइट की तरफ, तो टी साइन थीटा माइनस एफ ई इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम बोला है या नहीं बोला है? एक मिनट, वो क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 5 सेंटीमीटर पे उसको रिलीज किया गया है, छोड़ा गया है, इक्विलिब्रियम बोला नहीं है, ठीक है? तो हम इस इक्विलिब्रियम को नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में तो टी कॉस थीटा, हाँ, लेकिन ये बताओ वर्टिकल के लॉन्ग इसका मोशन होगा या इसके लॉन्ग होगा मोशन? इस आर्क के लॉन्ग, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे लगा है? टेंजेंशियली एफई का फोर्स, तो ऐसे टी sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू 0, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई, उस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अब ये बताओ टी cos थीटा का वैल्यू कितना है? mg, ठीक है? कौन सा? क्योंकि हम लोगों ने इस इंस्टेंट पे, ये एक्चुअली ये डायग्राम ऐसे मैंने बड़ा बनाया है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीज दिखाना था। ये जो लेंथ है ये इसका 1/10 है, ठीक है? तो सेपरेशन काफी छोटा, ऐसा है, ऐसा है actually, ऐसा, ठीक है? तो ये बताओ इस इंस्टेंट पे अगर मैं खींचूंगा तो ऑलमोस्ट कैसा रहेगा ये? जो भी मोशन होना है वो किसके लॉन्ग होना है? किसके लॉन्ग होना है ना? मोशन होना है किसके लॉन्ग? टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है? और ये सेपरेशन काफी छोटा है, तो इस लाइन के लॉन्ग मोशन, तो लाइन के लॉन्ग हम मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो जो भी है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है? अब बताओ यहाँ से हम इक्वल, हाँ, ठीक है, टी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू है एम ए, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोशन किसकी वजह से? एफ ई की वजह से। एक काम करो, यहाँ पे मोशन के डायरेक्शन में फोर्स को लिखना चाहिए, मोशन के लॉन्ग अगर है, ठीक है, तो नेट फोर्स को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, एफ ई माइनस टी साइन थीटा। क्यों लिखा मैंने? मैंने एक्सलेशन को पॉजिटिव लिया है, इधर की तरफ मोशन किधर हो रहा है? इधर। अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन एफ ई पॉजिटिव होगा, टी साइन थीटा को नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्लियर? ठीक है, मोशन के लॉन्ग, मोशन के, हाँ, मोशन के लॉन्ग जो होगा हम लोग क्या लिख रहे हैं? नेट फोर्स कैसे लिखते हैं? अलॉन्ग द मोशन जो भी है उस फोर्स को पहले लिखते हैं और अपोजिट वाले को माइनस करते हैं, ठीक है? तो एफ ई को पॉजिटिव रखा माइनस टी साइन थीटा, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन। अब बताओ टी कॉस, टी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ से? एम जी बाई कॉस, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट वाले, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूं? एफ ई माइनस टी की जगह पे एम जी बाई कॉस थीटा, और पहले से साइन थीटा है यहाँ पे, तो एम जी tan थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं एम जी tan थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एम से डिवाइड कर दो। अच्छा, एफ ई का वैल्यू कितना है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ई कितना है? तो एफ ई इक्वल टू है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, 9 इंटू 10 पर 9 इंटू Q1, Q1 कितना है? आया था ये, हाँ, कितना आया था बता देना बेटा। 25 इंटू 10 to the power -4 लिखा, 10 को मीटर में कन्वर्ट कर, 5 इंटू 10 पर -2 था, उसका स्क्वायर किया, 25 इंटू 10 पर -4 है, क्या है वैल्यू? 0.144 न्यूटन, बहुत अच्छा। तो एफ ई का वैल्यू तो ये है, ठीक है? अब एफ ई की जगह पे पुट कर देता हूँ मैं 0.144 माइनस, देखो मैं इस मास से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाई मास, या चलो एक लाइन और लिख ही लेते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। एफ ई बाई एम, मास से डिवाइड कर दिया, माइनस मास से जैसे तो डिवाइड करेंगे मास कैंसिल हो जाएगा, जी tan थीटा इक्वल टू एक्सीलरेशन ई, ठीक है? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, एफ ई का वैल्यू क्या था? 0.144 डिवाइड बाई
मास, मास इज 0.1, तो जब 0.1 से डिवाइड करेंगे ये 1.44 हो जाएगा, माइनस जी tan थीटा, तो जी और tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। tan थीटा कितनी है, यहाँ से tan थीटा को अगर कैलकुलेट करेंगे तब tan थीटा, अब बताओ यहाँ एक चीज ध्यान देना इधर, tan थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, दिस बाय दिस लेंथ, ये वाला लेंथ तो ये पता नहीं, तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, आधा लेंथ कितना है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर का, तो 2.5 है, ये 50 है, 50 का स्क्वायर माइनस 2.5, 50 का स्क्वायर मतलब 2500 माइनस 6.25, ऑलमोस्ट 50 के इक्वल हुआ कि नहीं। 2500 में से कुछ थोड़ा सब्ट्रैक्ट करे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगेन वो 50 के आसपास ही हो। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, दूसरे तरीके से सोचो इसको, तो जब एंगल छोटा हो, एंगल जब छोटा हो उस केस में साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा मुझे निकालना है, लेकिन मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन वाला तो निकालना आसान है, ये 2.5 डिवाइड बाई 50, हाँ ये थीटा के सामने वाला ही है ना परपेंडिकुलर, तो 2.5 डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 50, तो 2.5 बाई 50 कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/20 इक्वल टू 8, देखो जी को मैं 10 ले रहा हूँ, हाँ हाँ एंगल इक्वल है, अब समझ में आया कि डेटा भी वैसा ही है, ठीक है। अब जी से काट दो इसको, कितने बार में, 2 बार में, 1/2 इज 0.5, तो एक्सीलरेशन इज 1.44 माइनस 0.5, देखो अगर जी का वैल्यू मैंने 9.8 रखा होता थोड़ा बहुत ये अलग आएगा आंसर, तो मेरा आंसर आएगा 0.94, 0.94, उनका आंसर है 0.95 शायद, क्योंकि उन्होंने 0.98 किया हो तो 0.49 सब टच करेंगे, ठीक है। नहीं दोनों नहीं होगा, इतना क्लोज आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर यह है, उनका आंसर 0.95 है ना, सर मेरा 95 आ रहा है। 95 आएगा, अगर जी का वैल्यू मैं कितना ले लूंगा 9.8, तो उस केस में ये आ जाएगा 0.95 है, क्योंकि 1.01 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये 0.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। हाँ सर। अब बताओ सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, नेट फोर्स का कंपोनेंट एलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है 0.1 kg और उसमें एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 0.094, वहां का आंसर होगा 0.095, ठीक है। तो नेट फोर्स हम लोग क्या लिखेंगे, एफ नेट मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 0.1 इंटू 0.94, दैट इज 0.094 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सॉरी उल्टा लिख दिया, मैं न्यूटन लिख रहा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, फोर्स लिखा था न्यूटन, ठीक है। अब बताओ इसका, ये तो इस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसके अलोंग क्या होगा, इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन है क्या, तुम्हें दो डायरेक्शन में लिखना है ना, अलोंग और परपेंडिकुलर, अलोंग तो समझ में आया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, 0, ठीक है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर, तो एक आंसर हो गया ये, दूसरा आंसर क्या होगा इसका 0, ठीक है, देखना चेक करना, ठीक है, 0 और 0.09, ये हाँ ठीक है, अलोंग द, ये वाला क्या परपेंडिकुलर, अगर स्ट्रिंग कहेंगे तो ये वाले को हम अलोंग कहेंगे, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनटू ए हुआ, ठीक है, लेकिन पूछा उन्होंने नेट फोर्स का, अच्छा अलोंग एंड हाँ ये अलोंग वाला, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें और कुछ पूछा गया था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो एंगल तो बहुत छोटा है, हमने पहले ही जिम कर दिया कि एंगल इज वेरी स्मॉल, तभी हम साइन थीटा को थीटा लिख रहे हैं, एंगल अगर छोटा हो तो कॉस थीटा कितना होता है 1 होता है, छोटा कहने का मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने निकाल रखा है टेंशन निकालने के लिए mg/1 कर दो, तो मास कितना है 0.1 और जी का वैल्यू कितना है 9.8,
ठीक है, तो 0.09 कितना हो जाएगा 98 0.98 0.98 न्यूटन टेंशन आ गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। उसके बाद और क्या पूछा गया? क्लियर है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है उस चीज को, और फ्री बॉडी डायग्राम में चीज को किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। 25, अच्छा 25 से पहले ये हो गया, ये पहले नोट कर लो। 24 और 25 डाउट, 24 हुआ, 23 हो गया पक्का? चलो अच्छा, हाँ ठीक, एकदम। 23rd वाला था इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है ना? हाँ, कि वो क्वेश्चन है कि पहले रब किया फिर ऐसे सिचुएशन था। राइट, हाँ ठीक। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन 23 वाला है इसके बाद, वो मैंने पहले दिन डिस्कस किया था कि दो पिच बॉल ऐसे उन दोनों को आपस में रब किया गया है। हाँ हाँ, वो होगा थोड़ा, क्योंकि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है उधर में सब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है। ठीक है, और डेटा हम पीछे वाले क्वेश्चन से लेना है तो थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस वाले में दो पिच बॉल ऐसे दोनों को रब किया। रब करने के बाद एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों के ऊपर अपोजिट नेचर के चार्जेस आएंगे इस तरह से। ये भी 1 सेंटीमीटर खिसक गया, मतलब पहले 5 सेंटीमीटर था दोनों के बीच का सेपरेशन, और अभी हो चुका है 3 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों ही डिस्प्लेस हो गया है। इसका लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? 20 सेंटीमीटर। चलो ठीक, ये 20 सेंटीमीटर है। किसी एक के ऊपर हम लोग नेट फोर्स को, इक्विलिब्रियम कहा है इसलिए नेट फोर्स को जीरो करेंगे, तो यहाँ पे mg लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे टेंशन P लग रहा होगा, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए F लग रहा होगा ऐसे। ठीक है, बस ये, यानी कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो F इधर की तरफ, mg नीचे की तरफ, टेंशन T ऐसे, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, अब इस वाले सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग? ये तो अलोंग द एक्सिस है, ये भी अलोंग द एक्सिस है, ये वाला एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो ये एंगल थीटा, तो इधर का एंगल T cos थीटा, और ये T sin थीटा। मतलब इसको कंपोनेंट जो एंगल यहाँ पे थीटा है वो यहाँ पे वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो इसी को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे जो एक्सिस के अलोंग नहीं, तो T cos थीटा ऊपर और T sin थीटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अब इस T को नहीं देखना है, T cos थीटा और T sin थीटा को देखना है। ठीक है, सिस्टम कैसा हमारा? इक्विलिब्रियम में। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे? बोलो। Fe माइनस T sin थीटा इक्वल टू 0, Fe इक्वल टू T sin थीटा, और दूसरा T cos थीटा mg, तो mg इक्वल टू T cos थीटा। जैसे हम लोगों ने दोनों को डिवाइड कर दिया, T कैंसिल, Fe बाई mg इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा तुम्हें यहाँ से कैलकुलेट करना है, वापस से वही कहूंगा कि एंगल लेकिन पुट करना पड़ेगा ना, tan थीटा तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालने बोला है? मास। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग मास को सब्जेक्ट बनाते हैं तो Fe बाई जी tan थीटा, Fe बाई जी tan थीटा इज इक्वल टू मास। ठीक है, अब बताओ Fe का वैल्यू कितना हो जाएगा? के, दोनों तो इक्वल चार्ज आया होगा, कुछ बोला है चार्ज? बोला होगा चार्ज कितना है? हाँ, तो के क्यू स्क्वायर बाई, दोनों के बीच का सेपरेशन अभी कितना है? 3, तो आर का स्क्वायर, आर में 3 इंटू 10 पावर इसको पुट करेंगे, ये फोर्स हो गया इंटू 1 बाई जी, और tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा कितना है यहाँ से? अप्रोक्सीमेटली sin थीटा की इक्वल, एंगल छोटा है, खुद सोच के देखो ये 20 सेंटीमीटर का है, अगर तुमने tan थीटा निकाला तो दिस बाई दिस लेंथ ये निकालना होगा, और ये कितना हो जाएगा?
20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो सोच के देखो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 1 399, उसका स्क्वायर रूट निकालिए अप्रोक्सीमेटली 20, अप्रोक्सीमेटली 20 ही होगा ना। तो एंगल यहाँ भी छोटा है तो इसको हम साइन थीटा से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा को क्या लिखूंगा 1/20, 1/20। देखो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो। क्यू कितना बोला है, क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, और ये जो 2 था ये ऊपर में चला गया, कैलकुलेट कर दो जो भी आएगा वो। ट्वेंटी फोर में क्या था जो नहीं हुआ, 24, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, क्या दिक्कत हुआ, करो अभी, अभी करो, देखो क्या प्रॉब्लम। इसके बाद वाले में क्या था क्वेश्चन, ये हो गया, हटा दो इसको। हम्म, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, अच्छा ठीक है। टू स्मॉल spheres having a mass of 20 gram are suspended from a common point by two insulating string of length 40 centimeter each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ईच स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है।
ओके, हम क्या करें? Two small sphere each having a mass of 20 grams are suspended from a common point by two insulating string of length 40 centimeters each. The spheres are identically charged and the separation between the balls at equilibrium is found to be 4 centimeter. Find the charge on each sphere. Each sphere के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करना है. तो क्या दिक्कत हुआ इधर में? पहले जैसा ही सिचुएशन है, हर बार चार्ज दिया होता था, इस बार चार्ज नहीं दिया है, लेकिन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोल रखा है उन्होंने. ठीक है, तो क्या करेंगे? दो स्फीयर, ठीक है, दो स्फीयर है और दोनों को एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया है. ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 4 सेंटीमीटर. ओके, 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन. लेंथ कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होगा. एक टेंशन ऐसे लग रहा होगा, mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा. टी कॉस टी साइन थीटा इधर की तरफ एंड टी कॉस थीटा इधर की तरफ. बैक में एफ ई. ठीक है, ऐसा होगा. अब बताओ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी. दोनों को डिवाइड कर देते. tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, और एफ ई को क्या लिखेंगे? के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, और आर दोनों के बीच में कितना है? 4. ठीक है, वो पुट कर देंगे. 16 इंटू 10⁻⁴. एम की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम. तो 20 इंटू 10⁻³ अभी एम जी लिखा हूँ. ठीक है, क्योंकि सबको मैंने इसी के फॉर्मेट में लिखा है. तो एम जी. ठीक है, अब मास से रखा, ये क्यू ही अननोन है ना, बाकी के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा? ये 2/40 यानी कि 1/20. यस, गलत क्या उसी में? ये है ना, ये तो 2 है. अच्छा, ठीक. ठीक है, तो 1/20 और k इंटू 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर को रहने देंगे ऐसे. आर स्क्वायर इज 4 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर. 16 इंटू 10⁻⁴ इंटू एम इज व्हाट? एम 20 ग्राम. 20 इंटू 10⁻³ इंटू जी इज व्हाट? 10. ठीक है, ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो. क्यू स्क्वायर को कैलकुलेट कर दो. तो हो जाएगा ना. नेक्स्ट क्या था? 25. 25 में क्या दिक्कत था? फलक समझ में आया या नहीं? हेलो, माइक म्यूटेड है. ये था 24. जो क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ करना है. आसान है बिल्कुल. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ अगर कर लिया उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादातर केस में इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. इक्विलिब्रियम वाले ऐसे ही पूछेंगे कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में. ठीक है, नेट फोर्स को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ठीक है,
जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मैक्सिमम हार्डली तुम्हें 2 मिनट्स लगते हैं, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है ईच क्वेश्चन, ऐसे कैलकुलेशन में करें, ठीक है। तो क्वेश्चन करते करते है कि नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करना है, यही तो मुझे सिखाना है, मैं क्यों छोड़ दिया वहां पे? नहीं मैं मैं वहां क्यों छोड़ दिया? मुझे तुम्हारा कैलकुलेशन स्किल देखना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करूंगा इसको, ठीक है। देखो मैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करता हूँ बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू स्क्वायर निकालना था, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये कितना है, ये 1 0 तो सीधा 2 इंटू 10⁻⁻1 ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया ये 2 0 को, ठीक है। तो ऐसा हुआ, डिवाइडेड बाई क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹। देखो मेरा स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है मेरा, मैं कोशिश करूंगा कि ये इवन नंबर लेकर के आऊँ पावर को, और इसको 2 को मैं कैंसिल करूंगा यहाँ से, 16 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, 4 और 3 का, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल भी उसी तरह से लेकर के चलूंगा। तो ये कितना हो चुका है, पहले पावर्स का कैलकुलेशन करते हैं, पावर्स का कैलकुलेशन करते हैं। नीचे ये 1 0 और 9 0, 10 zeros हो चुका है, ठीक है। और ऊपर में कितना है, कितना, -5, तो 16/9, 1/2 इंटू 16/9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻15 ऐसा हो चुका है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इधर में इसको बनाऊंगा ऐसे परफेक्ट स्क्वायर, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/9 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 1/10 ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, 16 के लिए मैंने 4 निकाला, 9 के लिए 3, ये 10⁻⁻7 हो चुका है, इंटू 1/10, 1/10 का वैल्यू, √10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 √10 का वैल्यू, √10 का वैल्यू कितना होगा, हाँ √10 का वैल्यू कितना होगा, अरे 3 इंटू 3 9 होता है ना, तो 3 से थोड़ा ज्यादा, 3.1 3.2 ऐसे बोल दो, ऐसा बोलो जो आसानी से कटने वाला हो, ठीक है। मैं लिखूंगा 3.2, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा मैं, ठीक है। अब ये क्या हो चुका है, 4/6.4, नहीं कितना होगा, 6.14 सॉरी, कितना हो जाएगा, 9.6, 9.6 इंटू 10⁻⁻7, कितना होगा ये, लगभग अप्रोक्सीमेटली 4, कैंसिल ही कर दो, कितना हो जाएगा ये 2.4, 1/2.4 यानी 1/2.5, 2.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 3.9, 0.39 ऐसा कुछ, 0.39 इंटू 10⁻39 या 38 कर दो, इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 3.8 इंटू 10⁻⁸। आंसर देखो, हाँ मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा, 8 क्या है आंसर, 4 है, 4 हाँ ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। कैलकुलेटर तो नहीं चलाना पड़ा ना नहीं जाते चलो नेक्स्ट, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या था, वो आइडेंटिकल two identical piece wall each carrying a charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L. Find the mass of each wall if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium. इक्विलिब्रियम के केस में एंगल कितना है, 2 थीटा। देखो यहाँ पे सब कुछ कोई डेटा नहीं दिया, इन्होंने सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है,
ठीक है, लेंथ एल है, एंगल थीटा है, 2 थीटा है, और दोनों के ऊपर चार्ज क्यू है, कॉमन पॉइंट से सस्पेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट होगा वी शेप बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए दोनों के बीच का लेंथ, वो लेंथ नहीं दिया है, आर नहीं दिया है। पहले हर बार दिया होता था ना कि 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इस पर आर दिया नहीं उन्होंने। आर अगर नहीं दिया उन्होंने तो आर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल और थीटा के टर्म में। कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, सब मल्टीपल में नहीं जाना पड़ेगा, दिखाता हूँ। ऐसा है कि दो चार्जेस हैं क्यू क्यू, ठीक है, दोनों के बीच में तो ये लेंथ है एल, ये लेंथ भी एल, दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा, राइट। अब यहाँ का टेंशन टी इधर में हाफ करेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये टी कॉस थीटा है, नीचे वाला एम जी है, ये टी साइन थीटा है, और इधर में एफ ई, राइट। क्लियर? ऐसा ही है, बताओ, सब कुछ है हमारे पास, इन दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं। ठीक है, अगर इस एंगल को ड्रॉ करते हैं ऐसे, दिख रहा है ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, सिंगल एंगल थीटा है, तो बताओ इसको हम लिख नहीं सकते एल साइन थीटा? इसको नहीं लिख सकते? मान लेते हैं कि ये एक्स है, सपोज दैट, तो ये थीटा के सामने वाला इसलिए परपेंडिकुलर है, एक्स बाई एल, एक्स बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल साइन थीटा। ऐसा कितना एक्स है, एक्स और एक्स 2 होगा, तो जो आर का वैल्यू वो 2x के इक्वल है, यानी आर इक्वल टू 2l साइन थीटा है। अब क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, निकालो अब। क्या लिखेंगे हम लोग, एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड कर दो, टी टी कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, और एफ ई में तुम्हें लिखना है के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे 12 साइन थीटा पुट कर देंगे। करो, ट्राई करो। क्या निकाला है? हाँ, तो बात तो सब्जेक्ट पर आने का, मास एम रहने देंगे, एम को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जो अननोन था यहाँ पे वो हमने आर साइन एल साइन थीटा के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। ये किसने कहा? डेटा है हमारे पास, तो कैसे कह सकते हैं? रहने दो ऐसे ही, साइन थीटा कॉस थीटा जैसे जिस फॉर्मेट में आ रहा है। नहीं, साइन थीटा के टर्म ही रहने दो, क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे लिखेंगे हम लोग, एफ ई इक्वल टू है टी साइन थीटा, या टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम। डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम। ठीक है, और tan थीटा है कितना, नहीं पता, tan थीटा ही रहने देते हैं। एम हमें कैलकुलेट करना है, एफ ई को तो लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, आर को मैं क्या लिखूंगा, 12 साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या निकालना है, एम जी। ठीक है, एम जी को भेज दिया मैंने इधर, एम जी इधर में था। ठीक है, हमें एम को कैलकुलेट करना है, तो एम इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर में एक मिनट रुक जाओ, 4 पाई इधर में और इधर में भी 4l का स्क्वायर है, तो कितना हो रहा है, 16 पाई एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, जी tan थीटा। ऐसा है क्या आंसर, देखो। अच्छा, इसको tan को ऊपर कर दिया, तो ठीक है, लिख दो क्यू स्क्वायर कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 16 पाई पाई एल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। हो गया, स्मूथली बन रहा है, कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं हुआ तुम लोग? हाँ, क्या गड़बड़ हो रही? जो सोच, तो हमें ये सोचना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें उसी के टर्म में आंसर को लाना है।
लेंथ एल गिवन था, थीटा गिवन था, तो हम तो लिख ही सकते थे 12 sin थीटा। ठीक है, तो ये 12 sin थीटा हो गया, आर की जगह पे मिल गया हमें 12 sin थीटा, ये आर था। ठीक है, ये है 12 sin थीटा, आर इक्वल टू है 12 sin थीटा। यहाँ पे कि पूरा 2 थीटा, दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा। तो एक सिंगल के साथ, हाँ थीटा, सिंगल के साथ थीटा होगा, ऊपर लिखा है मैंने। एंगल अगर नहीं बोला है तो अपने मन से हम ले सकते हैं, लेकिन वापस से उस थीटा को हमें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देखो आइडियल क्या है सिचुएशन की, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर है उसी में हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है। अगर थीटा नहीं दिया हुआ एंगल में, हमें जरूरत है, हमने ले लिया आपने, तो उस थीटा को हमें एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? उसके बाद क्या है, ये कौन सा नंबर था ये? 25। ठीक है, 25, 27 करा चुका हूँ, 26 क्या है? क्या है क्वेश्चन बोलो। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जैसा क्वेश्चन वो कह रहा है, ठीक है, जैसा वो लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं तुम्हें वैसा ही लेकर के चलना है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है उसका, कि ये मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या आने वाला है, कौन सा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, वो एक बार तुम्हें देख लेना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है, इसको डायरेक्टली बिलो रखा गया है 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे फ्रॉम द बॉ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और उससे 10 सेंटीमीटर बिलो पे क्या रखा गया है, एक चार्ज को रखा गया है। द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, 100 ग्राम का मास से रखा है। क्या चार्ज उसके ऊपर रखे कि स्ट्रिंग बिकम्स लूज। अब यहाँ पे तुम्हें इस चीज पर तुम्हें डिकोड करना है, ये अगर कर लिया तो हो गया काम। स्ट्रिंग बिकम्स लूज, बाकी तो सिचुएशन समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग बिकम्स लूज का क्या मतलब होता है? स्ट्रिंग बिकम्स लूज का मतलब होता है, या स्ट्रिंग फ्लैग करने का मतलब होता है टेंशन जीरो होना। ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, टेंशन का जीरो होना, टेंशन जीरो होगा तो स्ट्रिंग लूज हो गया। स्ट्रिंग में टेंशन है ही नहीं, टेंशन नहीं है तो क्या है, स्ट्रिंग लूज है, टाइट नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिकम्स लूज, इसका मतलब क्या है, पहले हम टेंशन मान करके चलेंगे और बाद में हम टेंशन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो एक सिचुएशन हम लोग लिखते हैं, दिखाते हैं ऐसा। ठीक है, कि एक पार्टिकल को हैंग करते हैं, नीचे में एक पार्टिकल रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसा सिचुएशन में ये ऐसा रखेंगे और नीचे में यहाँ पे भी एक चार्ज। ये चार्ज इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस टेंशन का फोर्स और नीचे में ग्रेविटी का। सही होगा फोर्थ इक्वेशन। क्या लिखेंगे, टी प्लस एफ ई माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टी प्लस एफ ई इक्वल टू एम जी। और स्ट्रिंग बिकम्स लूज का क्या मतलब होता है, टेंशन बिकम्स जीरो। जैसे लिखेंगे स्ट्रिंग बिकम्स लूज, टेंशन जीरो, टेंशन हटाया, एफ इक्वल टू एम जी। अब बताओ, एफ को तो लिखा जा सकता है के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, लिख दो, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या था हमें, मास, द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम दिया हुआ है। द चार्ज, चार्ज कितना है, इसके ऊपर कितना चार्ज, एक चार्ज दिया हुआ है हमें डायरेक्टली बिलो, ये वाला चार्ज हमें दिया गया है, कितना है, 2 × 10⁻⁴ ये दिया हुआ है, इसके ऊपर क्यू मान के चलेंगे और फिर कैलकुलेट कर देंगे क्यू को। ट्वेंटी सेवन करा दिया था मैंने, 27, वो चार्ज कैलकुलेशन वाला। ठीक है, 32 तक का जो क्वेश्चन है वही है कूलम्ब्स लॉ तक, और 32 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या फिर उससे पहले वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 30, 31 सभी अच्छा। हम्म। हाँ बोलिए सर, सबके साइंटिफिक नहीं, हम लोग फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन करेंगे ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। तुमने देखा नहीं कि मैं हर बार कन्वर्ट कर देता हूँ इंटू 10⁻⁴ आर स्क्वायर लिखने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के ऊपर जितना कमांड रहेगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना क्लियर रहेगा, सिचुएशन को ये करने आना चाहिए। ठीक है,
ये वाला कर दो, देखो उसके बाद 26 हो चुका है, 27 हो चुका है, 28, 28, क्योंकि 32 तक जाने के बाद फिर हम लोग नए नेक्स्ट वाले जो क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उसके लिए मिलकर करेंगे, इसी तरह से है। ठीक है, सारा क्वेश्चन करने मतलब एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे पास होगा, और उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बन रहा है कि नहीं बना। अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए था, जैसा नोट्स है नोट्स में जाकर के देखना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम होता तो होता, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोगों को, वो बना रहे हैं इक्वेशन लेकिन उसके बाद क्या करना है वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, चलो 28, two identically charged particles are fastened to two ends of a spring constant 100 Newton meter, 100 Newton per meter, and natural length 10 centimeter का है. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on each particle is 2 into 10 power minus 8 coulomb, find the extension in the length of the spring. Spring के लेंथ में कितना एक्सटेंशन है, सिंपल सा चीज है, ऐसा सोचना है। ठीक है, कि ये एक पार्टिकल है या चार्ज है और दूसरा एक चार्ज है, दोनों को स्प्रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्टेड कर रखा है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक जैसा चार्ज, ईच पार्टिकल के ऊपर सेम चार्ज, सेम नेचर का चार्ज हो तो क्या होगा, फिजिक्स क्या होगा, फिजिक्स के अंदर क्या है, रिपल्सन होना है दोनों, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ, और जो रिपल्सन होना है वही टेंशन होता है, वही स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन के इंटू एक्स, स्प्रिंग का फोर्स भी वही। तो स्प्रिंग का फोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, के एक्स इक्वल टू एफ ई, अगर टेंशन होता तो क्या लिखते हैं, टी इक्वल टू एफ ई, यहाँ पे के कॉम टी कॉम क्या लिखेंगे, के एक्स, हमें एक्स निकालना है कितना एक्सटेंशन, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ, के दिया हुआ है, के क्या होता है, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो एफ इक्वल टू एफ ई यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के एक्स, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, के का वैल्यू यहाँ पे है, हमें एक्स निकालने को कहा गया, ये हमें फाइंड करना है। हो जाएगा, नेचुरल लेंथ के एफ ई में जो लिखेंगे क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वो आर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, 29 कैसे होगा तुम लोग बताओ, कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 into 10 power minus 6 coulomb is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stay in equilibrium on the table at a distance 10 centimeter from the first charge. फर्स्ट चार्ज से 10 सेंटीमीटर पे 80 ग्राम का बॉल को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम में रखने का क्या मतलब होता है, हिलेगा नहीं, यानी कि लेकिन दोनों में अगर सेम चार्ज है, नहीं दूसरे वाले का नहीं बोला है, चार्ज चार्ज बताया नहीं, वो निकालना है। एक के ऊपर चार्ज दे रखा है, दूसरे का चार्ज कितना में नहीं पता, क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो के क्यू इंटू दिस क्यू वन डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोर्स निकल गया। अब बताओ, मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे रुक करके तुम्हें सोचना है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ये रखा गया है चार्ज, एक दूसरा चार्ज भी रखा है, इसका चार्ज हमें पता है 2 into 10 power minus 6, इसका नहीं पता, इसका मास उन्होंने दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम दे रखा है। अब बताओ ये इसके ऊपर एक फोर्स को लगाएगा, हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, नहीं पता, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन का फोर्स लेगा, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन का फोर्स लेगा। तो जब हमें चार्ज का रेंज पूछा जाएगा ना तो क्यू को कैलकुलेट करके आगे में प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए और रिपल्सन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे कि क्यू वन इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, बताओ ये फोर्स तो लग रहा है, ये रेस्ट में कब रहेगा, जब इसको काउंटर करने वाला कोई फोर्स, तो वो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएंगे अलोंग द सरफेस। तो फ्रिक्शन लगाने के लिए हमें नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एन इक्वल टू हो जाएगा mg। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कितना, mg, ऐसे एन इक्वल टू फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल फोर्स ऊपर कॉन्टैक्ट की वजह से नीचे की तरफ mg, तो n माइनस mg इक्वल टू 0, n की वैल्यू mg। ठीक है, और जब फ्रिक्शन निकाल लिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इक्वल टू फ्रिक्शन F, ऐसे लिखेंगे। अब के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन का वैल्यू मालूम है, क्यू टू को क्यू लिख देंगे, आर का वैल्यू हमें पता है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर, देख लेना मैं कुछ गलत लिखे, इक्वल टू म्यू एम जी।
फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू इंटू एन। ठीक है, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, एन को क्या लिख देंगे एम जी। ठीक है, ये दे रखा है और यहाँ से हम कैलकुलेट कर दें। रेंज मतलब कि ऐसा वैल्यू बताना है कि जैसे इसका अट्रैक्शन भी नहीं होना है, रिपल्सन भी नहीं होना है। तो जो हम क्यू कैलकुलेट करेंगे उसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे, मतलब माइनस वैल्यू से लेकर के प्लस वैल्यू तक। ठीक है, देखो उसमें आंसर में क्या दिया है, वो जो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया हमने क्या किया, रुको रुको, रेंज का मतलब समझो पहले। हाँ प्लस माइनस है ना, रुक जाओ, रेंज का मतलब समझो पहले। हम लोगों ने जो यहाँ पे किया है, क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया सर। तो वो तो जस्ट एक मिनिमम क्यू निकल के आया है, जिससे ज्यादा अगर चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि रेंज मतलब इसके बीच में अगर रहेगा, माइनस से लेकर के प्लस वाले, माइनस माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक, तो इसके बीच में वो अट्रैक्ट भी नहीं होगा, रिपेल भी नहीं, उससे ज्यादा या कम रहा तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। ठीक है। हम्म, यहाँ पे क्यू का वैल्यू वही होगा, क्यू का एवरेज जो तुमने निकाला, उससे ज्यादा अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रखेंगे, उतने चार्ज तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। उससे ज्यादा या कम जब भी रखेंगे तो चार्ज का वैल्यू तो बढ़ गया या घट गया, तो उसके इसमें ये मोशन दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए रेंज पूछा उन्होंने। ठीक है, और क्या है बताओ, ये कौन सा नंबर था, 29। तो यहाँ पे वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, अब चार्ज होगी रेंज, तो फिर कैसे होगा? वही चीज तो मैंने बताया, देखो हम लोगों ने जो क्यू कैलकुलेट किया है, इसके ऊपर हम चार्ज रखते जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक की, उससे ज्यादा अगर रख देंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स तो बढ़ गया, तो ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी नहीं रहा, इसलिए उन्होंने रेंज कहा है। ठीक है, अगर जैसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, देखो यहाँ पे, रुक जाए इसको समझ समझ लो नहीं तो कंफ्यूजन रह जाए। तुम फ्रिक्शन का मतलब क्या समझते हो, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना, मैंने एक डेटा दे दिया है यहाँ पे, म्यू का वैल्यू 0.2, एम का वैल्यू 20। ठीक है, ऐसा है, बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है। इंक्रीमेंट करना होगा नॉर्मल नॉर्मल फोर्स निकालो, मास तो दे दिया 20 kg का है मास, इक्वल 20 into 1 एन इक्वल टू एम जी, 20 इंटू 10, 200 न्यूटन। उसके बाद इंटू 0.2, तो म्यू इंटू एन कर दिया तुमने क्या दिया यहाँ पे, आंसर कितना है 14, मैं कहूँगा गलत है ये, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो यार बोला मैंने पूछा कि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, तुमने ग्राफ देखा होगा, याद होगा तुम्हें, ऐसा होता है ग्राफ फ्रिक्शन का, होता है ना, मतलब अप टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये जो तुमने बताया ना मुझे, ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। मैंने पूछा कि फ्रिक्शन कितना है, तो जो अप्लाइड फोर्स है ही नहीं तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा। ठीक है, अब सोच के देखो कि चार्ज हम लोग रख रहे हैं, चार्ज उसके ऊपर है नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, तो मूव करेगा, नहीं करेगा। चार्ज जब हमने रखना शुरू किया तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑपरेट होना शुरू हुआ। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ क्या बता रहा है, मान लो कि इसके ऊपर 40 न्यूटन जो है वो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो हो गया, अप्लाइड फोर्स जीरो होने पर फ्रिक्शन जीरो। अगर मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे 10 न्यूटन का, बताओ अब फ्रिक्शन ऑपरेट होना शुरू हो चुका है, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, तुम लिखोगे ऐसे कि 10 अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मूव नहीं हो रहा है जीरो, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया, तुमने 20 न्यूटन लगाया, 20 माइनस एफ, मूव नहीं हुआ जीरो, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो चुका, तो बताओ ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का है कि नहीं। अप टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम जो भी वैल्यू हम अप्लाइड फोर्स देंगे वही फ्रिक्शन बन जाता है। ठीक है, अब तुमने चार्ज को धीरे धीरे उसके ऊपर रखना शुरू किया, क्या हो रहा है,
फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है, 10 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, फिर 10। इसका एक मैक्सिमम लिमिट है 40 तक। तो 40 तक में 40 से ज्यादा का फोर्स लगे तो वो चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो 40 से ज्यादा अगर रखेंगे तो वो चलना शुरू कर दिया। तो जो हमने चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट किया है जस्ट इक्वल करके, वो उसका मिनिमम चार्ज, ठीक है। अट्रैक्शन भी नहीं हो सकता, रिपल्सन, इसलिए हम प्लस माइनस लगा रहे हैं। तो रेंज क्या बता रहे हैं, माइनस क्यू से लेकर के जो भी है वो प्लस, ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक है। हम्म। और कौन सा? हम्म। मैकेनिकल से, हाँ ऐसा ही है मतलब। ये लोग लीव कर गए। हाँ हाँ, वो कह रहा है कि पापा के साथ बाहर। तो जान रहा था कि आज क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, तो आज कुछ छूटने वाला नहीं है, उसको मालूम था, ठीक है। ये हो गया। यहाँ 28 हो गया, 29 हो गया, 30। 30। A particle A having a charge 2 into 10 to the minus 6 coulomb and a mass 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? मम्मी को फोन कर दो। मम्मी लेके जाएंगे ना अभी। क्या हो गया, खत्म ही है, मतलब ये लास्ट सेक्शन डिस्कस हो गया। क्या कहा, पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज 2 into 10 to the minus 6 coulomb and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle B having same charge and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium? वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए क्या है कंडीशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है, और इधर में कोई चार्ज रखा है, ठीक है, और बॉटम में भी एक चार्ज रखा है। तुम अभी ऊपर वाले चार्ज के बारे में सोचो, क्या होगा। एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, एक mg का फोर्स ऐसे लग रहा होगा, हाँ हाँ। हम्म। दूसरा वाला चार्ज एक बॉटम में है। अच्छा, वो कौन सा चार्ज है जिसका ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या बोला है, बोलो बोलो, क्वेश्चन एक बार बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। 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 इसके ऊपर का चार्ज पूछा है, कितना रखना है, ये बॉटम का दिया हुआ है, कितना दिया है बॉटम का चार्ज, ठीक है। अब तुम खुद सोच के देखो, इसके ऊपर हमें, मैंने सिस्टम को डिसाइड कर लिया, ये कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल फोर्स, और ये रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फ्रिक्शन बोला है, स्मूथ सरफेस बोला है, क्या बोला है, स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शन लगाना है नहीं, ठीक है। तो चलो फोर्सेस तो यही लग रहे हैं, ठीक है, फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। लेकिन अभी इसका अगर मोशन होता तो किसके लॉन्ग होता, इंक्लाइन के लॉन्ग होता। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर वाले से कोई मतलब नहीं है, इंक्लाइन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन हम, मैं ऐसे एक्सिस को चूज करूंगा, ऐसे, ये और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि mg ऐसे लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा इधर, ठीक है। mg sin थीटा ने काउंटर कर रखा है किसको, fe को। तो fe इक्वल टू है mg sin थीटा, mg sin थीटा, और n इक्वल टू है mg cos थीटा। खैर n तो हमें पूछा नहीं है,
ठीक है। एफ ई को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है, नहीं दिया है, यही पूछा है, यही हम लोग से पूछा है, कितने सेपरेशन पे रखेंगे, यही पूछा है ना। ठीक है, तो एक्स को रहने देंगे अननोन, लिखेंगे ऐसे के क्यू वन क्यू टू। अच्छा, एक्स पूछा है या फिर, और वो चार्ज का तो देना पड़ेगा ना, इसका चार्ज तो देना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, बोले एक बार। हाँ हाँ। हम्म 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 सेम चार्ज एंड मास, तो इसका चार्ज भी वही है, 2 × 10⁻⁶, और मास भी वही। तो के क्यू एन क्यू टू बाई आर का स्क्वायर या एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन 30 साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 30 है। पुट कर, सारे वैल्यूज पुट कर दो। के का वैल्यू 9 × 10⁻9, क्यू वन दिया हुआ है, क्यू टू भी दे रखा है, एक्स हमें निकालना है, अननोन है ये, और मास दे रखा है 100 ग्राम, तो 0.1 इंटू जी इंटू साइन थीटा इज साइन साइन 30 इज 1/2। ठीक है, कैलकुलेट कर दो क्या आ रहा है। 30, 31, 32, यही एक सबसे अच्छा क्वेश्चन था कि मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा कि ये है नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग का जो दो क्वेश्चन है वो डिस्कस होकर के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा, उसके बाद आप किसी मैथ से तुम लोग क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो सर। ठीक है, तो फ्राइडे वाले क्लास का क्या करना है, फ्राइडे